वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। शिद्दत तशनगी इश्कम के सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि एपिसोड आपको पसंद आएगा। तहमीना बेगम टीवी लाउंज में बुआ जी के पास बैठे गांव की बातों में मसरूफ थी और टीवी पर चलने वाली खबरें तहमीना बेगम की गांव की खबरों के आगे बेकार थी। और नासिर किचन में रात के खाना बनाने में मसरूफ थी। यशला कमरे में टहलते बार बार अलमारी की तरफ देख रही थी। नजर घड़ी पर पड़ी जहाँ शाम के 6 बज रहे थे और सर्दियों में शाम के 6 बजे ही रात की स्याही फैलना शुरू हो जाती है। छोटे छोटे कदम उठाती यशला ने फैसला कर लिया था आज वो ये देख ही लेगी कि आखिर इसमें है क्या। अलमारी का दरवाजा खोलते हुए सामने रखी फाइल पर नजर पड़ी और दूसरी नजर कमरे के दरवाजे पर। दिल की रफ्तार नॉर्मल से बढ़ रही थी। हलक उतर करते हुए यशला ने फाइल को पकड़ते हुए अलमारी का दरवाजा बंद करते फौरन कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, जैसे वो कोई चोरी कर रही हो। धड़कते दिल के साथ वो बेड पर टांग के लटकाए आकर बैठ गई थी। फाइल गोद में थी, इतना तो वो हौसला करके फाइल उठा लाई थी। पहली सीढ़ी पर कदम रख लिया, अब आगे कदम खुद ब खुद उठते जा रहे थे। जब इसने फाइल खोली सामने एक एग्रीमेंट था जिसके एक एक लफ्ज को पढ़ते यशलन के आगे पढ़ते सीढ़ियों पर कदम लड़खड़ा गए। एक तरफ राव शमीद के साइन थे तो दूसरी तरफ सुहेल अहमद के। वो एग्रीमेंट कोई बिजनेस प्रोजेक्ट का नहीं था, वो यशला की जिंदगी की तबाही का था। यशला की आंखों के सामने लेटर के अल्फाज मिटने लगे थे और वही सफेद कागज पर हर तरफ गहमा गहमी नजर आने लगी थी, जैसे अल्फाज एक दूसरे से उलझ रहे हो या किसी घर की गहमा गहमी, लोगों की गहमा गहमी और साथ ही किसी घर की शादी का मंजर चल पड़ा। यशला की शादी का मंजर। घर में शादी की तैयारियां रूज पड़ी। मेहंदी पर ही यशला और सुहेल का निकाह तय पाया था। सुहेल अहमद जो इसकी फूफो का बेटा था, माँ बाप तब इस दुनिया से चले गए जब वो हाई स्कूल में था। माँ बाप के मरने के बाद यशला के माँ बाप ने ही उसे सहारा दिया। सुहेल के खानदान में दो ही रिश्ते थे, एक अपने माँ बाप और दूसरा इसका मामू और ममानी। माँ बाप तो चले गए लेकिन वो अपने मामू और ममानी के एहसानात तले दबता चला गया और इसी एहसानात की वजह से वो यशला से शादी करने पर आमादा हुआ था। ख्वाब इसके बहुत बड़े थे आगे बढ़ने से, लेकिन हैसियत इतनी नहीं थी कि वो खुद के बलबूते पर कुछ कर पाता। जो कुछ था अब यशला के बाप का था, घर बिजनेस सब कुछ। और वो वक्त करीब आ गया जब यशला ने 3 बोल अदा करके खुद को सुहेल के हवाले कर दिया था। उसे यकीन था कि इसके वालिदैन ने इसके लिए अच्छा सोचा होगा, लेकिन वो अनजान थी इस बात से कि सुहेल ने इससे निकाह नहीं किया, इसका सौदा किया था। निकाह से कुछ मिनट पहले वो अपनी शराइत रख चुका था कि सारा बिजनेस और ये घर इसके नाम पर करेंगे तो वो इनकी बेटी से शादी करेगा। और वहीं यशला के वालिदैन इज्जत की रुसवाई के हाथों मजबूर होकर अपना सब कुछ सुहेल के नाम कर चुके थे। दूसरी तरफ यशला सुहेल से शादी के बाद अपने एक जर्नलिस्ट होने के ख्वाब पूरे होने का सोच सोच कर खुश हो रही थी और छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाकर चैनल वालों को दिया करती थी। लेकिन इसके जर्नलिस्ट बनने का ख्वाब इसकी शादी के बाद पूरा होना था। सुहेल से इसकी बचपन से दोस्ती थी, तो अब भला उसे शादी से इनकार क्यों होता, जबकि वो जानती थी कि सुहेल इसके हर ख्वाब से हर ख्वाहिश से वाकिफ था। लेकिन वो सुहेल की ख्वाहिशात और ख्वाब से वाकिफ नहीं थी। लालची इंसान के लालच इंसान को अंधा कर देता है। प्यास और तशनगी चाहिए मोहब्बत की हो या पैसे की, वो कभी नहीं पूछती। पूछती जब तक इंसान को तबाह न कर दे। अपने नाम सब कुछ करवाने के बाद, निकाह होने के बाद, अगले दिन सुहेल वकील के ऑफिस में बाकी के सारे मामला तय करने के बाद जैसे बाहर निकला, इसके सामने एक ब्लैक कलर की करोला गाड़ी रुकी और इसमें हबशी जिसामत वाला आदमी निकला। सुहेल ने हैरत से उसे देखा। इससे पहले वो कुछ कहता, इस आदमी ने गाड़ी का दरवाजा खोला और सुहेल को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इसी कश्मकश में सुहेल ने इस आदमी की बेल्ट पर पिस्टल देखी और वो बगैर किसी बहस और बात के बगैर गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने आकर रुकी थी। यशला के वालिदैन का घर भी काफी बड़ा था, लेकिन इस तरह का शाही घर सुहेल ने पहली बार देखा था। सुहेल की आंखें वहीं जम गई थी। अंदर चलो, इस आदमी ने सुहेल के कंधे पर हाथ रखते कहा और सुहेल पर इस बंगले का सहर टूटा था। इस आदमी के साथ कदम कदम चलता सुहेल बंगले के अंदर दाखिल हुआ था। वो आदमी उसे साथ लेते हुए राव मेंशन के स्टडी रूम ले आया था, जहां ब्राउन कलर का 3 पीस सूट पहने, हाथ में पेंसिल को गोल गोल घुमाते हुए कुर्सी पर टांग जमाए राव शमीद बैठा था। आओ सुहेल साहब, आपका ही इंतजार हो रहा था। राव शमीद बड़े एहतराम के साथ उठते हुए सुहेल को अपने सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, जिसके दरमियान में टेबल थी। सुहेल अपनी इस मेजबानी पर हैरान था। इसने अपने 28 साल के दौरान इस शख्स को नहीं देखा था, और वो देखता भी कैसे। राव शमीद 1 हफ्ते पहले ही तो अमरीका से आया था। आप कौन है और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सुहेल ने हिम्मत करके पूछ ही लिया था, जिस पर राव शमीद अपनी टांगों पर बाजू जमाए थोड़ा सा झुककर इसकी तरफ देखा। एक डील करनी है तुमसे, राव शमीद ने सुहेल की आंखों में आंखें डालकर कहा। कैसी डील? सुहेल अब जरा सीधा होकर टांग पर टांग रखकर बैठ गया था। वो इतना तो जान गया था कि सामने वाला कोई मामूली शख्स नहीं है, और वो इससे डील का कह रहा है तो कोई छोटी डील नहीं होगी। सुहेल के यूं बैठने पर राव शमीद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और इसने अपने पास खड़े आदमी को इशारे से पेपर लाने के लिए कहा और साथ ही एक पैकेट। थोड़ी देर बाद ही इस आदमी ने दोनों चीजें दरमियान में मौजूद टेबल पर रख दी। तुम्हें इस पेपर पर साइन करने होंगे, उसके बदले इस पैकेट में वो सब कुछ है जो तुम्हारी 7 नस्लें बैठकर ऐश कर सकती हैं।
राव शमीद दोबारा टांग पर टांग रखकर बैठ गया था। सुहेल ने पहले राव शमीद की तरफ देखा और फिर इन पेपर्स की तरफ। 7 नस्लें मतलब बड़ी डील बड़ी है। सुहेल ने दिल में सोचते हुए आगे बढ़कर जैसे पेपर्स को उठाया और पहले पेपर्स को देखते उसका रंग सुर्ख पड़ गया था। आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे बोलने की और ये सब करने की? सुहेल के हाथ में तलाक के पेपर से यशला से तलाक के पेपर और सुहेल की यूं भड़कने पर राव शमीद कुर्सी के हैंडल पर कहानी रखे हाथ थोड़ी पर रखे सुहेल को देख रहा था, जो अब कुर्सी से उठ गया था। राव शमीद को सुहेल से इसी किस्म के रवैये की तवक्को थी। आराम से पहले आगे के पेपर्स भी तो देख लो और ये पैकेट में मौजूद अपना गिफ्ट भी देख लो जो तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करने के बाद मिलेगा। राव शमीद की बात पर सुहेल ने गुस्से से इसकी तरफ देखा, जो हाथ के इशारे से उसे पैकेट को देखने को कह रहा। जब इंसान के दिल में लालच हो तो वो कभी दिमाग की नहीं सुनता। और सुहेल का दिल अब दिमाग पर हावी हो चुका था। दिल ने उसका उकसाया कि अभी साइन नहीं किए हैं तो पैकेट में देख ही लेता हूँ क्या है। कुर्सी पर दोबारा बैठते चेहरे पर गुस्सा बरकरार रखते सुहेल ने पैकेट खोला। एक पासपोर्ट, सिडनी में बने अपार्टमेंट और 2 कैसे कैसे न्यू और साथ में नेशनैलिटी। सुहेल की तो आंखें वहीं जामिद हो गई थी। यशला के वालिदैन की तरफ से मिलने वाली दौलत और इस सब के आगे कुछ भी नहीं थे। तुम जैसे ही इन पेपर्स पर साइन करोगे और जो तुमने यशला के वालिद से फैक्ट्री और घर अपने नाम करवाए, वो मैंने नाम करोगे तो ये सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा और आज रात की फ्लाइट से तुम सिडनी चले जाओगे। मतलब यशला की रुखसती नहीं होगी, तुम्हारी होगी इस मुल्क से। रावशमीत ने सुहेल को चुप देखे बैठे देखा तो बात को आगे बढ़ाई। वो जानता था कि इसका लालच उसे ये सब करने पर मजबूर कर देगा और वो हुआ वही। सुहेल ने अगले पल ही पास पड़े बिन को उठाते हुए एक एक पेपर्स पर साइन कर दिए थे और रावशमीत के चेहरे पर मोहब्बत की जंग पर पहली फतह की खुशी दौड़ गई थी। मैंने साइन कर दिए, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सुहेल अब खड़ा हो गया था। पूछो। रावशमीत ने वहीं बैठे नजरें उठाकर देखा। पहली बात कि मैं जाने से पहले यशला से मिलना चाहूंगा और ये पेपर्स खुद दूंगा, और दूसरी बात आप ये सब क्यों कर रहे हैं? सुहेल की बात पर राशिद ने अपनी कोट का बटन खोला और कुर्सी से उठते हुए सुहेल की तरफ देखा। पहली बात का जवाब यही है कि तुम यशला से मिलोगे और ये तलाक के पेपर्स खुद इसके हवाले करोगे। और तुम्हारी दूसरी बात का जवाब यह है कि मैं तुम्हें इस काबिल नहीं समझता कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अब आज शाम को ये तलाक के पेपर्स यशला को दो और रात की 9 बजे की फ्लाइट तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। राव शमीद की बात पर अब सुहेल के पास कोई और बात नहीं थी। वो यशला को बेच चुका था कुछ पैसों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। पीले रंग का जोड़ा पहने यशला आज अपने बारात के जोड़े को देख रही थी जो उसने आज पहना पहना था। जब दरवाजे पर नॉक हुआ, यशला ने मुड़कर देखा तो सुहेल कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। तुम? यशला ने दरवाजे पर खड़े सुहेल को देखा और फिर उसके पीछे। डैड कहाँ है? यशला बेचैन हुई थी। वो मार्केट गए हैं, सुहेल मुख्तसर कहा। मैं मम्मी को बुलाती हूँ। यशला ने 2 कदम आगे बढ़ाए। वो भी इनके साथ गई है? सुहेल के जवाब पर यशला के वजूद में सर्द लहर दौड़ गई। इससे पहले यशला मजीद कुछ कहती, सुहेल बोल पड़ा। मुझे तुमसे बात करनी है। सुहेल का लहजा बदला बदला हुआ। सुहेल आज रुखसती है, तुमने क्या बात करनी है? यशला को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ जब इसने सुहेल के हाथ में खाली पैकेट देखा था। ये रुखसती नहीं हो सकती यशला, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। सुहेल के अल्फाज मानो यशला के कानों में गर्म सीसा की तरह पड़ रहे थे। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते सुहेल। तुम कह दो कि तुमने जो कहा वो गलत कहा। यशला के पांव तले जमीन निकल गई थी। इसके हाथ में पकड़ा अपना सुर्ख दुपट्टा अब जमीन पर गिर चुका था। सोहेल प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे माँ बाप का तो ख्याल कर लो। वो जीते जी मर जाएंगे। पीले सूट में वो हाथ जोड़े अपने सामने खड़े बेहिस इंसान से रहम की फरियाद कर रही थी। मैं फैसला कर चुका हूँ और मुझे अब तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना। मैंने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए। इसने तलाक के पेपर्स यशला की तरफ किए। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती इन पेपर्स को। यशला 2 कदम पीछे हुई थी। ठीक है, तुम अगर इन पेपर्स को नहीं मानती तो सुन लो, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। सुहेल की आवाज़ सुनकर इस नाजुक वजूद ने ख्वाब से कानों पर हाथ रखते चीख मारी थी और अगले लम्हे उसे खबर नहीं थी कि वो कहाँ थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पेपर्स पर लिखे लफ्जों की स्याही का अंधेरा जो यशला की आंखों के सामने माजी से हाल में गुजर बदल गया था। एक बेयकीनी ही बेयकीनी थी। राव शमीद ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कांपते हाथों के साथ यशला ने एक के बाद दूसरा पेपर निकाला, जहाँ इसके डैड की फैक्ट्री और घर के पेपर्स थे जो राव शमीद के नाम पर थे। तो क्या सुहेल ने इसका सौदा किया था राव शमीद से? क्या रिश्तों में सौदा होता है? रिश्ते भी बिकते हैं। यशला की आंखों में आई नमी अब आंसू की सूरत बही रही थी। वो जितना जान गई थी कि उसे अपना आप किसी बाजार में रखे शोपीस की तरह लग रहा था, जिसने जितना अच्छा दाम लगाया वो ले गया। फाइल से पेपर नीचे गिर रहे थे। उसके कानों में अरसाल पाशा की बातें गूंज रही। जब आपको हकीकत का पता चल जाएगा तो आप खुद से भी नजर नहीं मिला पाएंगे। और कहीं दूसरी तरफ राव शमीद की आवाजें कानों में पड़ रही थी। मैं ही हूँ तुम्हारा मसीह, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। कानों पर हाथ रखते यशला इन सबसे कहीं दूर चले जाना चाहती, जहाँ कोई इसका सौदा न कर सके, कोई इसको धोखे में न रख सके। जब इसी पल फाइल से कुछ तस्वीर नीचे गिरी थी और वही यशला का सांस रुक गया था। तस्वीर को जमीन से उठाते हुए बेकीनी से सब देख रही थी, एक के बाद दूसरा सच। एक्सीडेंट की तस्वीर, यशला के वालिदैन के एक्सीडेंट की तस्वीर, जहाँ पास खड़े राव शमीद इनके मरने का इंतजार कर रहा था। अपने मुंह से निकलती चीख को यशला ने हाथ रखकर रोका था।
वो टूट रही थी, बिखर रही थी और उसे समेटने वाला बहुत दूर जा चुका था। हर तरफ अंधेरा छा गया, कमरा किसी जेल की मानंद मंजर पेश कर रहा था, जहां वो अपनी सच्चाई में कैद हो रही थी। कुछ पल इसी सदमे में गुजर कर घड़ी की टक टक 7 का हिंसा क्रॉस कर चुकी थी। जमीन पर पड़े पेपर्स और तस्वीर चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे कि इसका मुजरिम कोई और नहीं, इसका मसीहा ही था, जिसने खुद ही जख्म देकर इस पर मरहम रखा था। अगले ही पल बगैर कुछ सोचे सारी तस्वीर को और पेपर्स को फाइल में रख चुकी थी। अलमारी से अपने लिए काली चादर निकालते खुद पर ओढ़ते हुए फैसला कर चुकी थी, आज वो अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी के मुजरिम और अपने माँ बाप के कातिल को मार देगी। बिखरते बाल, उड़ी हुई रंगत के साथ इसने कमरे से बाहर कदम रखा था, ये सोचे बगैर कि अब तो उसका मुहाफिज इसके साथ था और अपने मुहाफिज के बगैर कैसे बाहर कदम रख सकती थी। यशला बेटी, कहाँ जा रही हो? तहमीना बेगम जो बुआ जी के पास बैठी थी टीवी लाउंज में, यशला के कमरे का रास्ता बाहर जाते ही टीवी लाउंज से होकर जाता था। तहमीना बेगम ने इस हालत में यशला को देखते हुए फौरन सोफे से उठी थी। बुआ जी भी इसी परेशानी में आगे बढ़ी थी, लेकिन यशला किसी को जवाब दिए बगैर गेट की तरफ बढ़ गई थी। इसे क्या हुआ है? नाज़िया, मेरी शॉल लाना, मैं उसे देखती हूँ। तहमीना बेगम के कहने पर नाज़िया बिजली की तेजी से कमरे से शॉल लेकर आई थी, लेकिन तहमीना बेगम जब तक बाहर जाती यशला गार्ड से गाड़ी की चाबी लेकर निकल चुकी थी। कहाँ गई है छोटी बेबी? तहमीना बेगम ने गार्ड से पूछा। मुझे नहीं मालूम बेगम साहिबा, मीर साई ने कहा हुआ है कि छोटी बीबी को जब भी गाड़ी चाहिए हो तो बगैर पूछे दे देना, गार्ड ने बड़े मुअद्दब अंदाज में कहा। एक तो ये अरसाल भी। तहमीना बेगम जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ी और यशला के मोबाइल पर कॉल मिलाने लग गई। बीबी, बीबी जी, छोटी बीबी मोबाइल घर छोड़कर चली गई। नाजिया ने जल्दी से यशला के कमरे में बजते फोन को लाकर तहमीना बेगम को दिया, जिस पर इसी की कॉल आ रही थी। क्या करूं मैं? बस तहमीना बेगम सर पकड़ कर बैठ गई। अरजाल को कॉल करती हूँ। तहमीना बेगम ने जल्दी से अरजाल पाशा को कॉल मिलाई। मुसलसल बेल जाने पर आगे से कोई जवाब नहीं आया। ये अरजाल को क्या हो गया? कॉल क्यों नहीं पिक करा? तहमीना बेगम की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वहीं बुआ जी हाथ में तस्बीह लिए बैठ गई थी। कोने में खड़ी नाजिया सारी सूरत हाल को समझने की नाकाम कोशिश कर रही। तहमीना बेगम ने एक बार फिर से अरजाल पाशा को कॉल मिलाई थी और इस बार पहली बेल पर ही अरजाल पाशा ने कॉल उठा ली थी। कहाँ हो अरजाल? कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? अज़ाल बादशाह तहमीना बेगम की बात सुनकर कुछ कहने ही वाला था कि अपनी माँ के लहजे में घबराहट महसूस करके इसने साथ चलते जावेद को रोकने का इशारा किया। माँ जी, क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रही हैं? अरजाल के पूछने पर तहमीना बेगम ने सारी सूरत अरजाल पाशा को बता दी और वहीं कोई जवाब दिए बगैर गाड़ी की तरफ मुड़ा था। मैं आ रहा हूँ माँ जी, आप परेशान हो? अरजाल पाशा कहते हुए कॉल काट दी थी। मिर्साई, क्या हुआ है? अभी तो एक मीटिंग और भी। अरजाल पाशा, जिसने रास्ते में कुछ लोगों से मिलना था, वहीं बैठा था जब तहमीना बेगम की कॉल आई थी और वो पिक नहीं कर सका था। जावेद, यशला को सब पता चल गया और वो राव शमीद के पास गई। हमें अभी इस्लामाबाद के लिए निकलना है। अरजाल पाशा ने खुद को ड्राइविंग सीट संभालते कहा। लेकिन मीर साईं, हमें इस्लामाबाद जाने में भी 1 घंटा लग जाएगा। आप मिस यशला को कॉल करें। जावेद की भी परेशानी बढ़ गई थी। वो मोबाइल घर पर छोड़ गई है, ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है वो? कम अज कम मुझे बता देती, मुझसे पूछ तो लेती। अरजाल गाड़ी की रफ्तार को गाड़ी की हद रफ्तार को क्रॉस करते गाड़ी चला रहा था। मिर्जा ध्यान से जावेद गाड़ी की स्पीड देखते कहा। राव शमीत, अगर तुमने यशला को कुछ किया तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अरजाल पाशा ने गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए बोला। मैं कुछ करता हूँ मीर साईं, जावेद अरजाल पाशा की हालत देखकर कहा और साथ ही रिजवान को कॉल मिलाते थे। और वही यशला गाड़ी का रुख राव मंशन की तरफ की तेज रफ्तार में जा रही थी। आंखों के सामने अपने घर वालों के साथ गुजरा एक पल याद आ रहा था और कुछ तल्ख हकीकतें जब यशला के डैड ने उसे बताया था कि निकाह से पहले वो सब कुछ सुहेल के नाम कर चुके हैं थे और अब सुहेल सब कुछ बेचकर सिडनी चला गया है और अब इनके पास ये 2 कमरों का किराए का घर है। बस माजी की यादों में खोई यशला ने राव मेंशन के बाहर गाड़ी रोकी। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही वो जैसे गेट की तरफ बढ़ी, घर का गार्ड इसके सामने आ गया था। वो यशला को जानता था, अक्सर राव मेंशन में कोई भी सियासी पार्टी होती तो यशला ही इसकी कवरेज देती थी। बीबी जी, आप यहाँ? शमीज साहब तो घर पर नहीं और ना ही कोई और है। यशला के कदम आगे को बढ़ते हुए रुक गए थे। कहाँ है वो? गुस्से को जब्त करते सुर्ख आंखों के साथ यशला ने पूछा। जी, वो मेरे ख्याल में अपने ऑफिस होंगे या टीवी वाला ऑफिस। गार्ड ने अपनी समझ के मुताबिक यशला को बता, और यशला वहीं उल्टे पांव दोबारा गाड़ी में बैठ गई थी। राव चैन से चैनल ऑफिस ज्यादा दूर नहीं था। राव शमीत ने ऑफिस भी घर के नजदीक लिया था कि वह यशला के आने जाने की भी खबर रख सके। ऑफिस का स्टाफ कम ही था, सिर्फ न्यूज सुनाने वाला स्टाफ और कुछ दूसरे लोग। राव शमीत मलिक जिशान के कमरे में बैठा आगे का लाहेमल तैयार करा था। वो ये जान तो गया था कि अरजाल पाशा के पीछे है और वो अरजाल को सियासी पोजीशन पर कमजोर करना चाह रहा था और उसके पास न्यूज चैनल एक वाहिद रास्ता था। तो फिर क्या सोचा आपने शमीत साहब? मलिक ज़िशान का लहजा नॉर्मल था, लेकिन दिन में अभी भी कराहत थी जब से उसे पता चला कि राव शमीत ने राव शहरोज को मरवा दिया था। करना क्या है? ये वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है और आजकल के दौर में अब ऐसी कोई चीज़ मुश्किल नहीं रही जो मीडिया ना कर सके। किसी को बदगुमान करना हो तो 2-4 लोग बिठाकर इस बंदे के बारे में ऐसा बोल दो कि वो अगला सांस भी लेना भूल जाए।
रावशमीत ने कहते हुए अंदर आते रिजवान को देखा, जो चाय के कप पकड़े अंदर आ रहा था। यशला के छोड़ जाने के बाद अब इसका न्यूज़ चैनल पे यही काम रह गया था, जावेद के मुताबिक। और रावशमीत अगर अगला बंदा मीर अरसाल पाशा हो तो फिर कैसे बदनाम करे, और वो तो खुद सांस ले लेंगे लेकिन अगले को लेने नहीं देंगे। रिजवान ने कप टेबल पर रखते जैसे रावशमीत को कहा, इसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात रोनुमा हुए थे। इससे पहले रावशमीत कुछ बोलता ऑफिस का दरवाजा खोलते यशला अंदर दाखिल हुई थी। यशला को अंदर आते देखकर जहां मलिक जिशान अपनी कुर्सी से उठा था, वहीं रिजवान के पीछे से राव शमीत ने गर्दन निकालकर दरवाजे की जानिब देखा। यशला, तुम? राव शमीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आकर हैरत ने जगह ले ली थी। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो थी? रिजवान थोड़ा पीछे और शमीत कुर्सी से उठकर यशला के पास आया था। यशला, सब ठीक ना है? तुम इस तरह, तुम्हारी हालत कहीं अर्जाल? राव शमीत ने भी अर्जाल का नाम लिया था कि कमरे में थप्पड़ की आवाज गूंजी थी। यशला का हाथ राव शमीत के गाल पर निशान छोड़ गया था। आज 5 फीट की लड़की ने इसका खरूर, इसके एहसानात को उसके मुंह पर दे मारा था। वही कमरे में खामोशी छा गई थी। रिजवान का हाथ बेख्तियार मुंह पर गया था और साथ ही इसके मोबाइल पर जावेद की कॉल आ रही थी, जिससे वो काट गया था और मलिक ज़ीशान बस सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। वो जानता था कि एक ना एक दिन तो ये सब होना था। खबरदार, अगर तुमने अपनी गंदी जबान से मेरे शौहर का नाम लिया। तुम एक कातिल हो, तुम एक घटिया इंसान हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम ऐसे शख्स का नाम लो जिसके एहसानात को तुम अपना नाम देकर मुझे अपना गुलाम बनाते रहे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं, जिसने अपने मुफाद के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यशला के चेहरे का रंग सुर्ख पड़ रहा था, सांस फूल रही थी। राव शमीत गुस्से को मुश्किल से सबकी यशला की बात सुन रहा था। ये वक्त जोश से नहीं, होश में रहने का था। यशला, तुम्हें कोई गलतफहमी है? अपने चेहरे पर पड़ने वाला थप्पड़ भूलकर वो आगे बढ़ा था। एक कदम आगे मत बढ़ाना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। ये रहा तुम्हारा मालनामा, जिसे देखकर तुम जैसे बेशर्म इंसान को तो कोई शर्म नहीं आएगी, लेकिन इस बात का तुम्हें एहसास हो जाएगा कि सच कभी छुपता नहीं है। यशला आपसे तुम पर आते हुए फाइल राव शमीत के मुंह पर दे मारी। फाइल से सारे पेपर्स तस्वीर निकलकर जमीन पर गिर गई, जिसमें और भी बहुत से सच थे। रोशनमीत ने एक सरसरी सी नजर इन पर डाली। तो ये वजह थी जिस पर अर्जाल इतना पुरदमाद होकर मुझे धमकी देकर गया। राव शमीत ने दिल में सोचते अपने चेहरे पर लाए गुस्से को एक सेकंड में मिटा दिया था। यशला, मैंने तुमसे मोहब्बत की है बस, और ये सब इसी मोहब्बत में था। लहजे में सदियों को दर्द लाते हुए राव शमीत रो देने वाली हद तक पहुंचने वाला था। वो किसी भी सूरत में यशला से दस्तबरदार नहीं हो सकता था। मोहब्बत क्या कहा? मोहब्बत तो मोहब्बत के लफ्ज से भी वाकिफ हो गया। तुम वो शख्स हो जो नफरत के काबिल भी नहीं हो सकता, क्योंकि नफरत के लिए भी इंसान का होना जरूरी है, और तुम इंसान नहीं हैवान हो। क्योंकि एक इंसान कभी किसी की जिंदगी बर्बाद करके इसके माँ बाप को नहीं मार सकता। यशला का जब जवाब दे रहा था वो कांप रही थी। इसका अब यहाँ रुकना इसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था। इसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही थी जिसकी उसे हिफाजत करनी थी, और वो अपना गुस्सा और राव शमीद की असलियत उसे दिखा चुकी थी। अब इसका वहां रुकना मुनासिब नहीं था। अपनी हालत को कंट्रोल करते वो जाने के लिए मुड़ी थी, लेकिन राव शमीद के अल्फाज ने इसके कदम वही रोक दिए थे। अच्छी लगती हो तुम मुझे, मैं तुम्हें चाहता हूँ। आवाज में वो दर्द था। अगर कोई कमजोर दिल होता तो एक बार तड़प जरूर जाता, और मैं तुम्हें चाहता रहूंगा। और तुमने ठीक कहा कि ये मेरी मोहब्बत नहीं, कि मेरा पागलपन है। मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ इस वक्त से, जब से मैंने पाकिस्तान में कदम रखा और तुम अपने दोस्तों के साथ एयरपोर्ट पर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। बस तुम्हारी एक झलक ने मुझे पागल कर दिया था, और मैं इतना पागल हो गया कि तुम्हारे माँ बाप को भी मारने से गुरेज नहीं किया था। और तुम जानना चाहती हो कि मैंने उन्हें क्यों मारा? राव शमीद बात करते हुए यशला के सामने आकर खड़ा हो गया था, और वो अपने हाथ की मुट्ठी किस कसे अपने हालत को कंट्रोल कर रही थी, जो अपने आप को अंधेरे कुएं के किनारे पर खड़ी महसूस कर रही थी। बस एक झटके की जरूरत थी और फिर जिंदगी खत्म। सुनो, मैंने उन्हें क्यों मारा? लेकिन रुको, पहले तो तुम्हारे एक्स शौहर का बता दूं। वो बड़ा लालची था। मैंने सोचा कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा तो मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, वो तो बहुत लालची नहीं, नहीं नहीं, लालची से ज्यादा अक्लमंद निकला और मेरी ऑफर को लेकर चला गया। लेकिन फिर क्या हुआ? राव शमीत अब यशला के इर्द गिर्द चक्कर लगाते किसी फिल्म की स्टोरी की तरह सब उसे बता रहा। फिर तुम्हारे माँ बाप दरमियान में आ गए, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई थे ना, अल्लाह इनको जहन्नुम में आला मकाम अता फरमाए। आसमान की तरफ देखते राव शमीत ने दोबारा बात शुरू की। हाँ, तो मैं कह रहा था, मेरे भाई ने तुम्हारे माँ बाप के साथ पंगा ले लिया था फैक्ट्री के सिलसिले में, और मैंने बड़ा समझाया था तुम्हारे डैड को कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ, लेकिन वो भी बहुत जिद्दी थे, मेरी बात ही नहीं माने। मैंने कहा भी कि मैं आपकी बेटी को सर आंखों पर रखूंगा, लेकिन वो नहीं माने और मुझे ये सब करना पड़ा, और अब मैं भी ऐसा ही करूंगा। यशला राव शमीद बात करते हुए अब दोबारा यशला के सामने आ गया था। थोड़ा झुककर इसकी तरफ देखा, जिसकी रंगत अब सुर्खी से पीली पड़ रही थी। मैं अब भी ऐसा ही करूंगा यशला, जो भी मेरे और तुम्हारे रास्ते में आया उसे हटा दूंगा, चाहे वो अरसाल पाशा ही क्यों ना हो। अरसाल का सुनकर यशला का सब जवाब दे गया। इसके हाथ राव शमीद के गिरेबान पर थे अब। खबरदार, अगर मेरे शौहर को हाथ भी लगाया, अगर तुमने मेरे शौहर को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो तुम्हें पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। मुझे कोई मामूली और कमजोर लड़की मत समझना, मैं तुम्हें अदालत तक ले जाऊंगी। तुम्हारी आखिरत तो खराब है ही, मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। और हाँ, अपनी सारी खुशियां मना लो,
जो ख्वाहिशात पूरी कर लो, बहुत जल्द मैं तुम्हें फांसी के तख्त पर देखूंगी। आखिर तुमने मोहब्बत की और मोहब्बत करने वालों को तख्त तो मिलता ही है ना। लेकिन अफसोस, यशला ने अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए इसका गिरेबान छोड़ दिया था। वही राव शमीद के चेहरे का रंग उड़ गया था। इसने तो इस मोहब्बत के तख्त का सोचा ही नहीं था। वही यशला उसे इसी सदमे में छोड़कर बाहर निकल गई थी और रिजवान बेचैनी से यशला की तरफ बढ़ा था। शौक की कैफियत में खड़ा राव शमीद के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट आई थी। मलिक जिशान, तुमने तुमने देखा क्या कहकर गई है? मुझे अदालत में लेकर जाएगी। राव शमीद को अदालत में लेकर जाएगी, जिसके पांव कानून चाटता है। कोर्ट के कॉलर को ठीक करते राव शमीद दोबारा कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। जावेद मुसलसल रिजवान को कॉल कर रहा था। रिजवान ने ऑफिस से बाहर निकलते ही जावेद की कॉल उठाई थी। कहाँ मर गए थे तुम? कब से कॉल करो? रिजवान के मोबाइल से बाहर जावेद की आवाज आ रही थी और वो तेज कदमों के साथ यशला के पीछे आ रहा था। मर ही जाता तो बेहतर, तो जो जहाँ हुआ, रिजवान ने कहते हुए बुरा समूह बनाया, जिस पर दूसरी जानिब जावेद ने हैरत से अरसाल पाशा को देखा। कॉल स्पीकर पर थी। क्या हुआ है रिजवान, मुझे सब बताओ। अरसाल की आवाज़ सुनते रिजवान के कदम वहीं रुक गए थे। अरसाल साहब, आई एम सॉरी, मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये फेवर ज़रूर दूंगा कि अगर आप अपनी कॉल पर कुछ पूछगछ बंद कर दें तो आपकी बीवी और अपनी मैडम को मैं आपके घर बाहिफाजत छोड़ आऊंगा। रिजवान ने कहते अरसाल के आगे की बात नहीं सुनी और कॉल काट दी। वही अरसाल पाशा के चेहरे पर संजीदगी आ गई थी। इसके पाँव का दबाव स्पीड पर बढ़ गया था। मैडम, मैडम, मिस यशला रुके। यशला अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए रुके। इस नाचीज को शर्फ बख्शते कि वो आपको घर तक छोड़ दे, नहीं तो आपके शौहर मुझे ऊपर तक छोड़ आएंगे। रिजवान ने थोड़ा झुककर हाथ आगे बढ़ाकर गाड़ी की चाबी मांगी हुई यशला ने एक नजर रिजवान पर डालते गाड़ी की चाबी रिजवान को दे दी थी। अब इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गाड़ी चला सके। रिजवान गाड़ी चलाते यशला का ध्यान बटाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन वो किसी और ही दुनिया में गुम थे। अपने माँ बाप के साथ गुजरे एक एक पल इसकी आंखों के सामने आ रहे थे और अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। वहीं यशला को वो रात याद आ गई जब किसी ने उसे तहखाने से निकाला था। वो आंखें, वो बस वो उसे वो दो आंखें ही याद थी, और आज वो जान गई थी कि वो दो आंखें किसकी थी। अरसाल पाशा ने एक झट घंटे का रास्ता 25 मिनट में तय करते घर पहुंच चुका था, लेकिन अभी तक यशला घर नहीं आई थी। घर में तहमीना बेगम पहले से परेशान बैठी थी। जावेद ड्राइंग रूम के दरवाजे पर ही खड़े रिजवान को कॉल पर कॉल कर रहा था, और अरसाल पाशा ड्राइंग रूम में चक्कर पर चक्कर लगा रहा था। जब ड्राइंग रूम के दरवाजे पर अरसाल पाशा ने अपने नाम की पुकार सुनी थी, अरसाल, और बस यही कह पाई थी, इसकी तमाम हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। अरसाल पाशा यशला को देखकर फौरन आगे बढ़ा था कि वो वहीं जमीन पर ठह गई थी। यशला, होश करो। यशला, पानी, माजी पानी। अरसाल पाशा ने आगे बढ़कर यशला को बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले गया था। बेड पर लिटाते इसने यशला के चेहरे पर पानी के छींटे मारे थे। पास खड़ी तहमीना बेगम और बुआ जी यशला पर पड़ पड़ कर फूंक मार रही थी। पानी के छींटे चेहरे पर पड़ते ही यशला ने आंखें खोली और सामने हरसाल पाशा को देखते इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सारा कम धुल गया था। जिसका हकीकी मानों में मसीहा इसके सामने था, जिसने इसकी हर जगह हिफाजत की थी। यशला, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर के पास चले? हरसाल पाशा ने यशला के हाथ को अपने हाथों में लेते कहा, जिस पर यशला ने नफी में सर हिलाया। आपको कहा था ना कि मत जाएं। और देखे, मैंने बुला लिया आपको, यशला ने धीमी आवाज में कहा, जैसे सिर्फ हरसाल पाशा ही सुन सकता था। और वही अरसाल पाशा की सारी परेशानी हवा में उड़न शुरू हो गई थी। यशला, आप, इससे पहले अरसाल कुछ कहता थे, मैना बेगम बोल पड़ी। अरसाल, आराम करने दो, बाद में पूछ लेना जो पूछना है, इसके लिए मैं जूस भिजवा दूं। तहमीना बेगम कहते बुआ के साथ कमरे से बाहर आ गई थी। सॉरी। यशला कहानी के बल बेड से उठते हुए अरसाल पाशा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर संजीदगी थी। सॉरी फॉर वॉट यशला? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, सोचा आपने? अरसाल पाशा की आवाज में दर्द था, किसी के बिछड़ने का दर्द। आपके लिए ही तो गई थी। यशला की बात पर अरसाल पाशा ने हैरत से यशला की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए बैकग्राउंड से टेक लगा चुकी थी। यशला की बात सुनकर एक शौक ही तो लगा था उसे। अगले दिन की सुबह जहां हर घर आने में सुकून और प्यार की किरणें लेकर आई थी, वहीं एक वजूद सारी रात जागने के बावजूद नींद अब भी इसकी आंखों से कोसों दूर थी। और वो राव शमीद था, जिसकी रात तो कांटों पर गुजरी थी, लेकिन सुबह ने उसे कोई अच्छी नवीद नहीं सुनाई थी। तनवीर, अब वक्त आ गया है कि मैं वो कर जाऊं जिसके लिए मैंने अपने आप को रोका हो। राव शमीद ने अपनी अलमारी में बना लॉकर खोलते इसमें से एक यूएसबी निकाली। शमीद साहब, क्या आप श्योर हैं? क्योंकि इसके बाद अरसाल पाशा किसी चीज का लिहाज नहीं करेगा। तनवीर ने राव शमीद को आने वाले वक्त से आगाह किया था, लेकिन वो एक जख्मी शेर बना हुआ था जो अपने होश में कहाँ होता है। मेरी मोहब्बत का लिहाज यशला ने नहीं किया, तो अब मैं भी किसी का लिहाज नहीं करूंगा। इसने मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून देखा है। मैंने आज तक उसे एक सुई भी चुभने नहीं दी, लेकिन कल इसने सारी हद पार कर दी। राव शमीद का हाथ अपने गाल पर गया था। वो इस थप्पड़ को भूल नहीं पा रहा था जो यशला ने कल इसके मुंह पर मारा था। यशला मैडम, अब तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है, अब मैं तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। राव शमीद ने अपनी दो उंगलियों में यूएसबी घुमाते हुए कहा। और वही तनवीर सर तान कर खड़ा हो गया था। वो तो अपने मालिक का गुलाम था, क्या सही और क्या गलत इसमें बोलने के का इसके पास कोई इख्तियार नहीं था।
शीशे के सामने खड़ी यशला अपने बालों में ब्रश कर रही थी और वहीं अरसाल पाशा स्टडी टेबल के पास खड़े कोई फाइल खोले अपनी अगली मीटिंग के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था, जो मलेशिया में थी और बहुत ज़रूरी भी थी। लेकिन इन सब में भी अरसाल पाशा के दिमाग में यशला की बात बार बार क्लिक कर रही थी कि वो उसके लिए गई थी। यशला, कल आपने कुछ कहा था। अरसाल पाशा ने अपनी फाइल बंद करते छोटे कदम उठाते हुए यशला के पास आया, जो अपने बालों को पौनी में कैद कर चुकी थी। कौन सी बात? यशला का चेहरा तासुरात से पाक था। वही कि आप कल मेरे लिए गई थी। अरसाल पाशा की आवाज़ में इतनी बेचैनी थी जितनी इसके चेहरे पर थी। हाँ, तो मैंने ठीक कहा था कि मैं आपके लिए गई थी, क्योंकि राउश हमीद इन सब लोगों को रास्ते से हटा रहा था जो मेरी जिंदगी से जुड़ रहे थे या जुड़ चुके थे। उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था। सब सच जानने के बाद मुझे यकीन हो गया वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यशला ने बड़े फख्र से अपनी सोच को बयान किया। वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हरजाल के चेहरे पर काफी सुकून आ गया था। लहजा धीमा था। वही ना, वो अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं उसे कह कर आई हूँ कि मेरे शौहर को हाथ भी लगाया तो पहले मेरा सामना करना पड़ेगा उसे। अरजाल पाशा की शर्ट के बटन बंद करते हुए यशला के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। और ये इतनी बड़ी धमकी, अब तो मेरी मिसेस क्या करेंगी अगर इसने मुझे कुछ कुछ कहा? अरजाल पाशा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को होठों में दबाया हुआ। वो तो आप करेंगे ना, यशला ने होठ काटते जवाब दिया। व्हाट? अरजाल पाशा के चेहरे पर हैरानगी हैरानगी थी। इसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है? मेरा काम उसे धमकी देना था कि वो ये ना समझे कि आप अकेले हैं। इसलिए मैं उसे ये भी कही हूँ कि मैं उसे फांसी के तख्त तक ले आऊंगी। और अरजाल में चाहती भी यही हूँ कि उसे एक बार नहीं 3 बार फांसी हो। अब यशला के चेहरे पर संजीदगी थी और अरजाल पाशा का दिल किया कि वो अपना सर दीवार में दे मारे, जो उसकी सारी प्लानिंग राउत शमीद को अपनी धमकी में बता आई थी। मोहतरमा, ये सब उसे कहने से पहले आपने मुझसे पूछा था क्या? अरसाल पाशा अफसोस से कहते अब बेड पर जाकर बैठ गया। मैंने कुछ गलत कर दिया? यशला भी बेचैन हुई थी। गलत तो छोटा लफ्ज है, आपने उसे अलर्ट कर दिया है और अब वो पता नहीं क्या करेगा। शायद हमारी सोच में भी नहीं होगा। अरजाल पाशा बात करते दोबारा बेड से उठ गया। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे गुस्सा था और ये सब जानते हुए किसने मेरे माँ बाप का कत्ल किया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे मुंह में जो आया मैंने कह दिया, और आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया था कि आप ही थे जो मुझे तहखाने से निकाल कर लाए थे। यशला की बात पर अरजाल पाशा के हाथ टेबल से घड़ी उठाते रुक गए थे। अब शॉक्ड होने की बारी अरजाल पाशा की थी। वो कभी भी इस पर ये राज खोलकर उसे एहसानात के बोझ तले नहीं डाल सकता था। आपको ये किसने बताया? अरजाल पाशा ने मुड़ते हुए कहा। हर जगह आपके जासूस नहीं होते, कुछ मेरे भी जासूस हैं। यशला बात करके अरजाल पाशा का वजूद ही कमरे में इग्नोर करते अपने काम में मसरूफ हो गए थे। यशला, मुझे बताओ किसने बताया? अरजाल पाशा ने अलमारी पर हाथ रखते कहा, जो वो खोलने जा रही थी। और ये तो जान गया था कि जिसने यशला को बताया इसके पास अरजाल पाशा के और भी राज होंगे। यशला अब तक खामोश थी। जावेद ने बताया। अरजाल को जो शक गया इसकी जबान पर आ गया था, लेकिन यशला के चेहरे के तासुरात देखकर उसने दिल ही दिल में खुद को मलामत की। वो कैसे जावेद जैसे वफादार इंसान पर शक कर सकता है? बोलो यशला। मुझे आपने बताया अरजाल, आपकी आंखों ने, जिसको मैंने तब देखा था जब मैं मरने की दुआ कर रही थी, और अल्लाह ने मौत के फरिश्ते की जगह नई जिंदगी की शक्ल में आपको मेरे पास भेज दिया था। मैं बस दो आंखें देख सकी थी और आज मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये वही आंखें हैं। यशला 2 कदम बढ़ाकर अरजाल के करीब आई। वो चेहरे पर हैरत लिए उसे देख रहा था। इसकी आंखों के सामने सब कुछ एक फिल्म की तरह चल पड़ा था। माजी के बहुत से पर्दे एक हवा के झोंके से सब कुछ सामने ले आए। आज से 3 साल पहले राव शमीत अपनी हर कोशिश आजमा चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी यशला इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुई थी। साल पहले वो यशला को सुहेल से तलाक दिलवाकर और उसके माँ बाप को मारने के बाद वो जब यशला का तहफ़्फ़ुज़ देने आया था, तो यशला ने इसकी सारी ऑफर्स को ठुकरा दिया था। इसके बावजूद राव शमीत ने हार नहीं मानी थी, और वहीं दूसरी जानिब मीर अरजाल पाशा, जो यशला की यूनिवर्सिटी की एक तकरीब में उसे देखकर दिल हार बैठा था, और वही मोहब्बत ने अरजाल पाशा के दिल पर दस्तक दी थी, जिसे उसने बड़ी खुशदिली से कबूल करते अपने दिल के दरवाजे को खोल दिया था। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वो किसी और की होने वाली। जिस दिन यशला और सुहेल की बात घर में फाइनल हुई थी, इससे अगले दिन अरजाल पाशा ने घर में बात करने का सोचकर गांव की तरफ रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में ही उसे पता चल चुका था यशला किसी और की हो चुकी है। और वो यशला के वालिद मोहतरम को अच्छे से जानता था। वो अपनी बात पर कायम रहने वाले थे और अब इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं था, और वो अब इसके वालिद से बात नहीं कर सकता था। इसकी सोच थी कि यशला इसकी हो या ना हो, लेकिन इस तरह बात करने से इसकी इज्जत पर खुर्द जरूर आएगा, और उसकी मोहब्बत से तो वो वैसे भी अनजान थी। वो कैसे बर्दाश्त करता कि इसकी वजह से यशला की बाकी की जिंदगी एक दाव के साथ गुजर जाए, कि इसके किसी के साथ ताल्लुकात थे। मोहब्बत तो इज्जत देती है, मान देती है, और मीर अरजाल पाशा की मोहब्बत भी ऐसी थी, इज्जत और मान वाली। इसके चुप ने यशला को वो मान बख्श दिया था, इज्जत पर हर्फ नहीं आने दिया था। लेकिन अरजाल पाशा को ये मालूम नहीं था कि इसका रकीब इसकी मोहब्बत में शामिल हो चुका था, जो उसकी ज़िंदगी का गरहन बन जाएगा। यशला की तलाक की खबर जावेद ने आकर अरजाल पाशा को दी थी, और वहीं अरजाल पाशा को बहुत कुछ बुरा होने का एहसास हुआ था, और इस दिन से इसकी तवज्जो ज़्यादा यशला पर चली गई थी। कैसे भी करके अरजाल पाशा ने ये तो मालूम कर लिया था कि यशला की तलाक के पीछे कोई और भी मौजूद है। लेकिन राव शमीद का उसे तब पता चला जब यशला के माँ बाप को उसने कार एक्सीडेंट में मरवाया था, और अरजाल पाशा जो इस वक्त बस एक गांव तक महदूद था।
اس کے پاس زیادہ اختیارات نہیں تھے، اس نے صرف یشلا کے لیے ہر اس شخص سے تعلقات بنانے لگ گیا جسے وہ پسند نہیں کرتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ میر ارزال پاشا کے سامنے راؤ شمید کی حقیقت کھلنے لگی۔ خاندانی سیاست میں ہونے کی وجہ سے راؤ شمید اور راؤ شہروز کے ہر جگہ قدم مضبوط تھے، اور ارزال پاشا کو راؤ شمید پر ہاتھ ڈالنے کے لیے طاقت کی ضرورت تھی، ایک ایسے عہدے کی جس پر وہ رہ کر راؤ شمید سے یشلا شاہ کی زندگی اور اس کے والدین کی موت کا حساب لے سکے۔ اور بالآخر میر ارزال پاشا نے سیاست میں قدم رکھا تھا، دشمن کو پیچھے سے وار کر کے مارنے میں وہ مزہ نہیں آتا جو سامنے سے وار کر کے مارنے کا آتا ہے۔ ارزال پاشا اسی سوچ کے ساتھ سیاست میں اترا تھا۔ ارزال پاشا نے راؤ شمید اور راؤ شہروز کو سیاست میں مات دینے کی سوچ لی تھی، اور اس کے بعد یشلا کو انصاف دینے کی اور راؤ شمید سے دور رہ جانے کی ٹھان لی تھی، اور پھر ایک رات نے ارزال پاشا کو اس فیصلے پر سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب ارزال پاشا کو یہ پتہ چلا کہ اس نے یشلا کا اغوا کر لیا بس اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اس پہ احسان کرنے کے لیے، اس کو قابو میں رکھنے کے لیے، اور اسی بات کا فائدہ یشلا کے چینل والوں نے اٹھایا تھا جہاں وہ ڈراپ کرتی تھی، اور ایک نجی چینل نوعیت کا چھوٹا سا چینل تھا، اور اسی چینل نے اپنی ریٹنگ کے لیے راؤ شہروز کے برے کاموں سے پردہ ہٹا دیا تھا، اور یہ خبر یشلا شاہ کے ساتھ منسلک کر دی گئی۔ دوسری طرف راؤ شمید اپنے پلان کے مطابق کام کر رہا تھا، یشلا کو اغوا کرنا اور پھر 2-3 دن کے بعد اسے چھڑوا کر اس کی گڈ لسٹ میں شامل ہو جانا۔ وہ چاہتا تو زور زبردستی سے بھی یشلا کو اپنی زندگی میں لا سکتا تھا، لیکن عہدہ اور سیاست میں ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پایا تھا۔ آخر پارٹی کا عہدہ اس کی طرف دوسری محبت جو تھی۔ راؤ شہروز کو جب یشلا شاہ کے بارے میں پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، اسے جان سے ہی مار دیتا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ راؤ شمید کے قبضے میں ہے تو اس کا کام اور آسان ہو گیا۔ راؤ شہروز نے اپنے ہی چھوٹے بھائی کے بندے کو خرید لیا جو یشلا کی نگرانی کرا تھا۔ پھر راؤ شہروز نے کوئی تشدد نہیں چھوڑا جو یشلا کو زخمی نہ کرتا، وہ یشلا سے وہ سارا ڈیٹا لینے کی کوشش کر رہا تھا جس کی یشلا کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ وہ سب ایک ڈرامہ تھا جس میں ظلم کی سولی یشلا چڑھی تھی۔ وہی ہر سال پاشا ہر ممکن کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کہیں کسی طرح یشلا کا پتہ چل جائے، اور جب ارادے نیک اور جذبات سچے ہوں تو کوئی بھی رکاوٹ زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ اور پھر ارزال پاشا نے اپنے ہر تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے یشلا کو اس تہہ خانے سے نکال ہی لیا تھا اور اسے اسپتال لے آیا تھا۔ اس بار بھی قسمت نے ارزال پاشا کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور جب راؤ شمید کو پتہ چلا کہ یشلا کو کوئی لے گیا ہے اور وہ اسپتال میں ہے، اور وقت ضائع کیے بغیر یشلا کے پاس پہنچ گیا، اور وہی یشلا کو لگا تھا کہ راؤ شمید میں ان کا مسیحا ہے، کیونکہ اس نے اب دوبارہ آنکھ کھولتے ہوئے وہ تو آنکھیں نہیں دیکھی تھی جس نے اسے تہہ خانے سے اپنی باہوں میں اٹھا کر نکالا تھا۔ اس نے تو جو پورا وجود دیکھا تھا وہ تو اب اسے ایک فرشتہ سمجھ بیٹھی تھی جس نے اس کی جان بچائی تھی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی اور نہیں راؤ شمید تھا۔ یشلا پوری طرح راؤ شمید کے احسان تلے دب چکی تھی، اس نے اس کی زندگی بچائی تھی، اور یہ الفاظ یشلا نے ہوش میں آتے ہی راؤ شمید کو کہے تھے، اور وہی ارزال پاشا نے اپنے قدم پیچھے لیے تھے۔ ضرور نہیں تھا کہ سامنے رہ کر بھی محبت نبھائی جائے، سایہ بن کر بھی تو محبت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اور ارزال پاشا نے سوچ لیا تھا وہ تب تک خاموش رہے گا جب تک یشلا کو خود اس کی اصلیت نہیں پتہ چل جائے، تبھی وہ یقین کر پائے گی، اس سے پہلے وہ کسی کی بات کو نہیں مانے گی۔ اور ہوا بھی یہی تھا، ارزال پاشا نے ہر قدم پر اس کی سایہ کی طرح رہ کر حفاظت کی تھی، اور جب آمنا سامنا ہوا تو ارزال پاشا کو واضح الفاظ میں کہہ گئی کہ راؤ شمید اس کا مسیح ہے اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنے گی۔ اور پھر ارزال پاشا کا وقت تب شروع ہوا جب یشلا نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے فائل میں دیکھا، لیکن وہ ایک راز سے پردہ ہٹ جانے کے باوجود یشلا کی حماقت پر سوچ میں پڑ گیا تھا جس کو وہ 4 سالوں سے بچا کر رکھ رہا تھا، آج وہ بھڑکتی آگ کو مزید بھڑکا گئی تھی، اور یہی سوچ رہا تھا کہ اب آگے راؤ شمید کیا کرے گا اور یشلا کو راؤ شمید سے کیسے بچانا ہے۔ کیا ہوا ارزال، آپ یوں خاموش کیوں ہو گئی؟ یشلا کی آواز پر میر ارزال پاشا ماضی کے پردوں کو ہٹاتے ہوئے ہال میں واپس آیا تھا جہاں اس کی مدر جان کھڑی تھی۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی ملائیشیا کی ٹکٹ کینسل کر دوں کیونکہ میرے پیچھے میری مسز کوئی اور کارنامہ سر انجام نہ دے دے۔ ارزال پاشا نے یشلا کے کندھے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب آپ مجھے ایسے شرمندہ کریں گے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب جائیں، میں کچھ نہیں کروں گی، پرامس۔ یشلا نے ہاتھ آگے بڑھاتے کا اور ارزال پاشا نے کچھ سوچتے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ پکے والا پرامس؟ جی جی پکے والا پرامس، یشلا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہی ارزال پاشا نے سوچ لیا تھا کہ جانے سے پہلے گھر کی سیکیورٹی کو بڑھا دے گا اور رات کی فلائٹ لے گا اور صبح میٹنگ ختم ہوتی واپس اگلی رات کو ہی آ جائے گا۔ اسے بس یشلا کی حفاظت کرنی تھی، لیکن وہ بے خبر تھا آنے والے وقت سے جس انہونی کو یشلا نے ارزال پاشا سے چھپایا تھا وہ خود بھی بھول چکی تھی۔ تو میرے پیاری ڈز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔